सिंह, बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती, बल्कि बिहार के लोग दुनिया को राजनीति समझाते हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं जो उन्होंने अपने सूरत दौरे के दौरान कहे। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर बहुत खुलकर बोला और महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। चूंकि बिहार चुनाव में जहां महागठबंधन में मुस्लिम मतदाताओं को वक्फ कानून का डर दिखाकर उन्हें पोलराइज करने की कोशिश की जा रही थी, वहां के इलाकों में उन पार्टियों का पत्ता साफ हो गया जो डर दिखा रहे थे। सीमांचल के इलाकों में एनडीए बहुत मजबूत नजर आई। 51 मुस्लिम बाहुल सीटों पर कहीं तीर चला तो कहीं कमल खिल गया। मतदाताओं के रुझान और मुस्लिम बाहुल इलाकों में मिली जीत से यह साफ हो चुका है कि जिन्हें वक्फ कानून का भय दिखाया गया, उन्होंने ही महागठबंधन को आईना दिखा दिया, या यूं कहिए कि ठेंगा दिखा दिया। आंकड़े ये बताते हैं कि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की भारी संख्या एनडीए के पक्ष में नजर आई। इसीलिए आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम मतदाताओं ने वक्फ कानून इस जीत के साथ स्वीकार कर लिया? क्या वक्फ कानून का डर दिखाना काम नहीं आया विपक्षी पार्टियों के लिए? क्या कानून फाड़ने का झांसा देने वालों को मुस्लिमों ने अपना जवाब दे दिया? क्या वक्फ कानून पर बिहार के मुसलमानों ने मुहर लगा दी है कि भैया ये जो संशोधन हुआ इस कानून में वो हमें एक्सेप्टेड है और आगे के चुनाव में भी क्या ये चलने वाला नहीं? अगर कोई वक्फ कानून फाड़ने की बात कहेगा तो क्या अगले चुनावों में भी ये नहीं चलेगा? ये वो सारे सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। जब भी वक्फ कानून का जिक्र होता है, मुसलमान वोटर्स को पोलराइज करने वाली पार्टियां खुलकर सामने आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल से झारखंड तक आरोप लगते हैं कि बीजेपी वक्फ कानून के जरिए मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव में भी वक्फ कानून का मुद्दा गरमाया रहा। महागठबंधन के तमाम नेता वक्फ के विरोध में जहर उगलते रहे, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों से लेकर सीमांचल तक एनडीए की प्रचंड लहर ने साफ कर दिया कि मुस्लिम मतदाताओं ने वक्फ के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ कानून पर विपक्ष को आईना दिखाया। बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। जब केंद्र सरकार ने नया वक्फ कानून संसद से पास करवा कर लागू किया तो वक्फ बोर्ड के सताए मुस्लिमों का भी जबरदस्त समर्थन किया था, लेकिन मुसलमानों के ठेकेदारों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। वक्फ को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने सरेआम चुनावी मंच से ऐलान कर दिया कि वो सरकार में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। इन सब के खिलाफ वकालत करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने तो एक चुनावी पंडित की तरह वक्फ के मुद्दे पर नीतीश के चुनाव हारने की भविष्यवाणी तक कर दी थी। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में
इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री और मुस्लिम इलाकों में एनडीए के बढ़ते दबदबे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वक्फ बिल की जीत क्यों बताया, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, 2020 के चुनाव में महागठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन 2025 के चुनाव में मुस्लिम सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त सेंधमारी की है। चुनाव रिजल्ट के मुताबिक बिहार के मुस्लिम बाहुल सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। 2020 में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 7 सीटें जीती थीं। अगर बात बिहार के मुस्लिम बाहुल 51 सीटों की करें तो 2025 के चुनाव में 37 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। कटिहार में जहां 56% मुस्लिम मतदाता है, वहीं तेजस्वी ने अपनी रैली के दौरान सरकार बनने पर वक्फ कानून फाड़ने का ऐलान किया था, लेकिन यहां भी कमल ही खिल गया। तो क्या यह माना जाए कि मुस्लिम वोटर्स ने तेजस्वी के वक्फ ऐलान के खिलाफ वोट किया है? अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है, वहां भी वक्फ का मुद्दा अहम है, क्योंकि ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ है। सवाल यह है कि वक्फ कानून पर बिहार ने तो मुहर लगा दी, क्या अगला नंबर बंगाल का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दर्शकों, साल 1992 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर को लेकर यात्रा निकाली थी, उसको रोकने में सबसे अग्रणी थे लालू प्रसाद यादव। उनके उस एक्शन के बाद से माना जाता है कि बिहार में एमवाई समीकरण पूरी तरह से आरजेडी के फेवर में चला गया। साल 2020 तक माना जाता है कि उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर पाया, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा आरजेडी के साथ। लेकिन साल 2020 में एआईएमआईएम ने वहां पर सेंधमारी की, सीमांचल के एरियाज में खासतौर पर बेहतर सीटें जीती, 5 सीटें जीती एआईएमआईएम ने। और इस बार 2025 की विधानसभा इलेक्शन में तो जो इंटैक्ट वोट्स दिख रहे थे वो भी टूटकर चले गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के पास टूटकर चले गए, बल्कि ये टूटकर चले गए एनडीए के फेवर में। तो सवाल ये कि क्या मुस्लिमों को लेकर अब तक जो डर की सियासत कर रहा था विपक्ष, क्या मुस्लिमों ने या फिर मुस्लिम आबादी ने यह नकार दिया बिहार के अंदर? और क्या आगे के चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो विकास की बात कीजिए, डर की बात मत कीजिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा? क्या ये एक सीधा मैसेज है? बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ रवनीश वत्स जी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता जुड़ गए, आरजेडी के नेता। हमारे साथ के शर्मा जुड़ गए कांग्रेस से, और हमारे साथ हाजी नजीम जी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रोफेसर सुबोध मेहता जी आप ही से करता हूं। भाई, आपके तेजस्वी यादव ने बहुत खुलकर कहा था कटिहार में, मुझे अच्छे से याद है, कटिहार में उन्होंने कहा था कि मैं अगर जीता, अगर मैं सत्ता में आया तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। जनता ने बोला हमें नहीं चाहिए वो कूड़े में, हमें आप नहीं चाहिए सत्ता में। अनुराग जी, आपका क्वेश्चन बहुत इररेलेवेंट है जी। इररेलेवेंट इसलिए है क्योंकि कूड़ेदान में फेंक दूंगा एक मुद्दा सिर्फ नहीं था। रेफरेंडम यहाँ नहीं हो रहा है। रेफरेंडम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर है। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है। अनेकों ऐसे मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दा था, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, एग्रीकल्चर का मुद्दा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें अनेक मुद्दे थे। उसमें से एक मुद्दा ये था, इतिहास गवाह है, जब भी सरकार बनती है तो बहुत सारे ऐसे कानून इतिहास के आप पन्ने को उखालिएगा तो आपको मिल जाएंगे जहां पे जो है सरकार बनने के बाद उस कानून को रिपील किया गया है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे थे कि हम पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। अगर हमारी सरकार आती है, आपने एकदम ठीक कहा प्रोफेसर साहब। अब 20 सेकंड सिर्फ आप मेरी बात सुनिएगा, मैं उसमें सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब दे देगा, मैं फिर मौका दूंगा। आपने कहा मेरा सवाल इररिलेवेंट है, मैं बताता हूँ रेलेवेंसी कैसी है सर। दरअसल आपने कहा आपके लिए रोजगार का मुद्दा था, आपके लिए विकास का मुद्दा था, सारे मुद्दे थे। उन सारे मुद्दों के बीच में जब आपने एक मुद्दे को फ्लॉन्ट किया जिसमें कहा कि आप भारत सरकार के बनाए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये जानते हुए भी कि आप राज्य की सत्ता में आएंगे, बावजूद इसके आप जो केंद्र में कानून बने उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, संसद में बने कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आपने इसको फ्लॉन्ट किया तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल था कि वो आप मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कह रहे हैं, और आपके वो लोभ और लालच में नहीं फंसे मुस्लिम वोटर्स। अनुराग जी, लगता है क्योंकि विकास की सारी बातें तो सबने की ना, मुस्लिमों के लिए अलग बात आपने क्या की? सिर्फ एक बात ये कि ये कानून को हम ऐसे फाड़ेंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। हो गया, अब जवाब दे दे। लगता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ना थोड़ा सा आप ज्ञान ले लीजिए जी। अगर आप कोई, दे लीजिए सर। हाँ, अब दे रहा हूँ ज्ञान। अगर कोई सरकार हमारा केंद्र में नहीं है,
राज्य में हमारी सरकार कोई आती है तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म के माध्यम से भी, या फिर जो है केंद्र में जो जिस तरीके की सरकार यहाँ चल रही है, अगर हमारी सरकार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट गिरेगी। तो हम ये लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहे थे कि हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे और साथ में जो है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस गुजरात चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का माध्यम ले रहे थे। अच्छा, ठीक है। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपने कितना उस रास्ते को चुना था, रेफरेंडम में तब्दील मत कीजिए इसको। हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, वो आपने डेमोक्रेटिक रास्ता कितना चुना था सर? वो तो उस वादे से भी समझ में आ गया था। एक बहुत छोटा सा सवाल प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल और। ये सवाल मेरा नहीं था जो मैंने पूछा, आप जिसको इररिलेवेंट कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम लोगों ने भी आपके वक्फ कानून को फाड़ देने वाले मेमोरेंडम को, उस एजेंडे को एक्सेप्ट नहीं किया। कल सूरत में बोल रहे थे तो उन्होंने यही बात कही। देखिए अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी बिहार जब आते हैं तो रेलेवेंट बात करते कहाँ हैं? कट्टे की बात और शिक्षक की बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड दिया 20 साल का? तो आप इतनी रेलेवेंसी की बात कर रहे थे सर, पे बोला आपका तो फ्लैश मॉब हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि 2010 के बाद सबसे बुरा मैंडेट मिला ना सर आरजेडी को इस बार। तो देखिए आप इतनी रेलेवेंट बात कर रहे थे, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार की जनता को समझ नहीं पाया, बिहार की जनता समझदार नहीं है कि इररिलेवेंट बात करने वाले को चुन लिया? देखिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी और ग्रुप का बहुत अच्छा था। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। उस तरह के पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जिस तरीके से जो है पैसे का बंदरबाट किया गया, हम इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जनमत जो है उनके पक्ष में है और जिन बातों को हमने तो फिर वो जिसके पक्ष में जनमत है उसकी बात को सुनिए। वो कह रहे हैं कि आपके वक्फ कानून को फाड़ देने वाली दलील को या उस झांसे में मुस्लिम आबादी बिहार की नहीं फंसी, धनंजय गिरी जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात इररिलेवेंट है टोटल बिहार के नतीजों से। अनुराग जी कहते हैं ना कि बड़े सज धज कर मेरा जनाजा निकला, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ये मेरा नहीं, महागठबंधन का महाअभिलाप स्वर है। वोट के लिए वक्फ बिल फाड़ते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी जो स्थिति थी, इनके महाअभिलाप को स्वीकार ही नहीं किया। इनके महाअभिलाप को फाड़ के रख दिया। वक्फ बिल के समर्थन में सीमांचल ने सरकार के साथ सरोकार स्थापित किया। इतनी थैंपिंग वोटिंग का क्या कहना। नरेंद्र ही गरीब नवाज है, ये सीमांचल ने साबित कर दिया। इनकी जो नुगरापोस्ती थी, जो ये दिखाते रहे मुसलमानों के हितैषी बनने का प्रयास करते रहे मुल्क के ऊपर मुसलमान, तो मान या ना मान तू है मेरा मुसलमान की जो लड़ाई, जो जंग आपस में जड़ लड़ते रहे। और अभी बता रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अरे यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप तेजस्वी जी को समझा पाते तो तेजस्वी जी को पता होता। माना कि तेजस्वी जी 9वां 8वां पास फेल, पता नहीं, उस पर मैं बहुत उस पर जाता नहीं हूं, मैं निजी कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप समझा रहे हैं अनुराग सिंह को, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर तेजस्वी को समझाते तो उनको जमहूरियत की समझ हो जाती। कम से कम उपहास का पात्र नहीं बनते, गांधी मैदान में वक्फ बिल नहीं फाड़ते। उनको बताते आप कि ये सेंट्रल हॉल में होता है, ये पार्लियामेंट में होता है। भाजपा ने लाख असहमति के बावजूद भी ओवैसी को भारत का दूत बनाकर भेजा। ये मुसलमानों के भीतर उनके जमीर को जमहूरियत से जोड़ने का काम किया गया। ये मुसलमानों के बीच में एक संदेश गया। और आप मुल्क के मुसलमानों को भाला दिखाते हैं, भाजपा का भय दिखाते हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम मुसलमानों का भला करते हैं। तो भाला दिखाने वालों में और भला करने वालों में मुसलमानों ने सही चुना। मुसलमान इस मुल्क के माटी से साहब मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मुस्तकबिल बनाने के लिए आ गया। जवाब ले लीजिए मेरा। अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से 10 सेकंड में सर। देखिए गिरी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक लोगों को इन्होंने, आपके पास तो बहुत कुछ था कहने के लिए सर, और एक लोगों को एमएलए का टिकट नहीं दिया। और जब ये लालू प्रसाद यादव जी, जब अडवाणी साहब जब पूरे भारत घूम रहे थे और कह रहे थे, जो तुलसी का दोहा मैं कह रहा हूँ, चलन चलन सबको कहते ना जाने बैकुंठ कहाँ है, जो कह रहे थे कि मेरे साथ चलो स्वर्ग में, उनको पता ही नहीं था कि स्वर्ग कहाँ है। तब जाकर लालू जी ने उनको जो है उनको अरेस्ट किया और बड़े मान सम्मान के साथ उनको विदा किया। तो ये मूल्य की लड़ाई है। और जो जिस बात के लिए गिरी जी कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी जो है मूल्य की लड़ाई है, मुस्लिम और आपके उन वैल्यूज में मुस्लिम आबादी कम से कम इस बार नहीं आई। तकरीबन 17.5% वोट है मुसलमानों का, जिसको आप कंसोलिडेट कर अपने फेवर में मानकर चल रहे थे। भले ही आपको 22% वोट पड़ा हो, लेकिन माना जा रहा है कि आपको सबसे बड़ा झटका MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत जल्दी से एक मिनट में आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं, धनंजय गिरी जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। हाजी नजीम जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता रमनीश वत्स जी भी हैं। हाजी नजीम जी, ये क्या
बिहार की मुस्लिम आबादी ने नकार दिया कि अब आप डर से हमसे वोट नहीं ले पाएंगे, वक्फ कानून को फाड़ देने का झांसा देकर, लोभ लेकर अब वोट नहीं ले पाएंगे। आपको बात करनी होगी मुस्लिम आबादी के उत्थान के बारे में, तब पड़ेगा वोट। हाँ अनुराग जी, देखिए बिहार की सम्मानित जनता का पहले तो मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मत का अधिकार करा और लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत सरकार को देश के सामने पेश करी। और रही बात यहाँ पर देखिए मुस्लिम समाज की जब बात आती है तो मुस्लिम समाज के लिए तो ये भी कहा गया था यहाँ पर कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर अभी आपने एक सवाल किया था धनंजय भाई से कि मुस्लिम समाज का एक भी कैंडिडेट आपने उसमें नहीं घोषित करता, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज की तरफ से जिस तरीके से वोट गई है एनडीए के लिए काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने देखिए वक्फ बोर्ड को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अब देखिए यहाँ पर एनडीए की जो सरकार आ रही है। अब वक्फ संशोधन कानून मुद्दा है ही नहीं मुस्लिमों के। हाँ देखिए ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा। देखिए हमारे अपने बाप दादाओं की जमीन है और उसके ऊपर देखिए अभी कोर्ट के अंदर ये अधीन है, तो इस पर मैं ज्यादा बात ना करके, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बिहार के अंदर आप कोर्ट का सम्मान कीजिए हाजी नजीम जी, लेकिन आपको देश की जनता का भी सम्मान करना होगा, देश के मुस्लिमों का भी सम्मान करना होगा और देश की सरकार का भी सम्मान करना होगा। आप ही के धर्म के कई लोग थे जो वक्फ कानून से प्रताड़ित थे, उनकी अपनी जमीनें थी, और जब सरकार ये वक्फ संशोधन कानून लेकर आई तो उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि हमारी खुद की जमीन वक्फ ने हथिया ली है। हाँ देखिए जब यहाँ पे बात आती है कि वक्फ ने उनकी जमीन अपने अधीन कर ली, तो मैं ये कहना चाहता हूं अनुराग भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए हम लोग कोर्ट में विश्वास करते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। और देखिए अभी जब कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, कभी कोर्ट के तरफ से अंतिम फैसला आने की बात है, तो हम लोग ये कहते हैं कि पहले हम कोर्ट का जो अंतिम फैसला उसको आ जाने दीजिए। और रही बात यहाँ पर कि अब बिहार के मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनने के बाद अब जो उनके वादे थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने के, अब खुल के आपको नौकरियां मिलेंगी। और यहाँ पर जो नमक हरामों की बात हुई थी कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो भाई आपको ये भी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपने उनको वोट देकर उनको नमक हलाल होने का आपने सबूत दे दिया। और रही बात यहाँ पर जो बिहार के अंदर एक बात हुई थी, यहां पर हुई थी अहंकार की बात। और यहां पर अहंकार की क्या थी, महागठबंधन की तरफ से। देखिए यहां पर जो अख्तरुल इमान साहब थे, AIMIM के प्रेसिडेंट थे बिहार से, तो उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। और देखिए आपको एक महाभारत का मैं जिक्र करना चाहूंगा। महाभारत के अंदर पांडवों ने सिर्फ कौरवों से 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन कौरवों को इतना बड़ा अहंकार था कि उन्होंने 5 गांव तो नहीं दिए। उसी तरीके से यहाँ पे बिहार के अंदर जिस तरीके का उसको सॉर्टिफाई महागठबंधन। एक मिनट मैं आ रहा हूं गिरी साहब, मैं थोड़ा सा पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं नजीम साहब से, उसके बाद फिर आरजेडी और कांग्रेस और फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। मैं अब पॉइंटेड सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर मतलब अगर वो अहंकार था तो क्या इसी अहंकार में इनको लग रहा था कि हम इनको बोलेंगे वक्फ कानून फाड़ देंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ डर दिखा देंगे तो वोट तो हमें मिल ही जाएगा? तो क्या ये सोच थी जिसके चलते महागठबंधन में अहंकार था? क्योंकि आप खुलकर एक्सेप्ट करें कि अहंकार था, इसलिए आपको 6 सीटें नहीं दी। हाँ देखिए मैं ये फिर कहता हूं कि अब ये बताइए 18% के आबादी वाले जो मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी वाले थे, तो उनसे क्या काम किया जा रहा था भाई? दरी बिछाने का काम। लेकिन वहां पर मुसलमान समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसने दरी नहीं बिछाई। उसने इनको दिखा दिया कि देखिए आप लोग जिस तरीके का मुसलमान को बनाना चाहते हैं, 2ym दर्जे का मुसलमान 2ym दर्जे का नहीं है, वो फर्स्ट सिटीजन है। और उसी बात को देखते हुए वहां पर खुलकर मुसलमानों ने वोट करी। और देखिए मुसलमान हमेशा चाहता है कि देखिए देश के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, हमेशा अमन व सुकून बना रहे। ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। के शर्मा जी, सारे दाव उल्टे पड़ गए। मतलब वोट चोरी की बात आप कहने आए, वोट चोरी वाली बात पर खुद तेजस्वी यादव बच रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने डेप्यूटी सीएम घोषित किया तो ऐसे वर्ग को घोषित किया जिसका वोट प्रतिशत मात्र 1 या 1.5% था। आप कह रहे थे कि हम लोग वक्फ कानून फाड़ देंगे। सारी बातों में मुस्लिम वोटर्स को यह हो सकता है कि लगाओ कि भाई हमारी बातें कहां हैं, हमसे तो वाकई में दरी बिछवा रहे हैं। ओवैसी साहब ने इसको जबरदस्त तरीके से फ्लॉन्ट किया और नतीजा आपके सामने कि जो आपके सिक्योर वोटर्स थे उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। सीमांचल के एरियाज में किशनगंज सिर्फ 1 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। के शर्मा जी, जैसे आप हमारे देश की एक बड़ी पार्टी है, भाजपा के बराबर तो अभी नहीं संख्या है, लेकिन भाजपा को आपने अच्छी टाइम दिया है। साथ में हमारे क्षेत्रीय पार्टी, अरे सर मैंने हाजी नजीम जी और प्रोफेसर साहब को ज्यादा टाइम दिया है सर। आज तो बीजेपी को बोलने कम दिया मैंने। मिलेगा 6 को तो सीट इनके पास, संख्या बल से 4 सीट मिलेगा भाई। धनंजय जी, के शर्मा जी, 6 को सीट है आपके पास, उसके साथ समय नहीं मिलेगा आपको।
बोलते के हिसाब से समय ठीक है, ओके धनंजय गिरी जी सुन लेते हैं भाई, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। अनइंटरप्टेड 40 सेकंड है सर आपके पास, अनइंटरप्टेड है सर। शर्मा जी 40 सेकंड में तो यही बोल, धनंजय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। यदि मुझे बुलाया है तो मुझे कुछ आपका टाइम अब आप ये कहिए कि मुझे बुलाया, आधे घंटे बोलने दीजिए, कैसे हो पाएगा सर? बोलिए ना, आपको आपके हक का मौका दे रहा हूं। टाइम कैसे दे दिया आपने? हमें टाइम मत दीजिए, पर बीजेपी का टाइम दे दीजिए पूरा ऐसे ही। मेरा सर आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, सबसे कम समय बीजेपी को दिया है सर। हाँ, कितना दिए हमको सब पता है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि पहले क्या था, गांव में चोरी होती थी, ठीक है ना, और चोरी होती थी जिसकी दे सकता है, और वोटों की चोरी होती थी, और जिसकी हर पार्टियां अपनी शक्ति अपने क्षेत्र के हिसाब से चोरी करते थे वोट को। अब पहली बार अब एक पार्टियां डकैती करता है, वो हमने देख लिया। मैं नमन करता हूं महान जो हमें कहते हैं बंटी और बबली को नमन करता हूं कि इससे अच्छा वो आगरा के ताजमहल को बेचना, वो जो उन्होंने जिस तरीके से बेचा बंटी बबली ने। अब रही बात, देखिए ऐसा नहीं है। नहीं, अरे शर्मा जी सुनिए ना, अरे सर ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आप मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है, आपके ओपनिंग कमेंट से पता चल गया। अरे भाई आपके साथ बैठी हुई आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने इस बार भी आपसे ज्यादा सीटें जीती हैं, वो कह रही है हमें जनादेश स्वीकार है। आप जनादेश स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आप राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। आप बोलिए, मैं चुप नहीं बोलूंगा। आपके पास जवाब नहीं है सर, आप पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को कटघरे में खड़ा करेंगे। सवाल ये है कि आप जब 1.5% वाले को डेप्यूटी सीएम का पद घोषित कर देंगे, आप जब वोट मांगने जाएंगे तो कानून फाड़ने की बात कहेंगे, तो आपको मुस्लिम आबादी वोट क्यों दे? अरे भाई आप हमको बोलने तो दीजिए, बोलिए ना सर, मेरा सवाल है, आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोचिंग में पास नहीं कराते, और जो जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, सिर्फ टॉप करने के आईआईटी नहीं निकाले होते हैं, फेलियर भी होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि मेरे रिजल्ट खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि देश में हम विपक्ष नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, हम उससे मजबूत कमजोर है। जब 400-300 आती थी ना, जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी ये दो एमपी वाले को हम लोग साथ बैठाते थे। ये 2 एमपी वाले ना, जनसंघ वाले को बात करें शर्मा जी, आप सुनिएगा अपने आप को। ये आप अरे आपको भी साथ बिठाया जाएगा सर, आपके जितने विधायक जी। अच्छा ये बताइए, अगर इंदिरा गांधी की 300 सीटें आती थी तो क्या जो चुनकर नहीं जाता था उसको बिठाते थे क्या लोकसभा में या राज्यसभा में? जो चुनकर जाता था उसको बिठाया जाता था ना, तो आज भी जो चुनकर जाएगा विधानसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, उसको तो बिठाया जाएगा। आप कितनी रेलेवेंट बात करें शर्मा जी। अनुराग जी 7 करोड़ 42 लाख वोट था इलेक्शन कमीशन का, 3,80,000 वोट कैसे बढ़ जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे पता था आप इस पर आएंगे। मैंने ये पर्सनली बात की थी अवधेश सर से, उन्होंने समझाया था। अवधेश सर मुझे लगता है उस दिन वाली क्लास की जरूरत है आज के शर्मा जी के लिए। मैं दिखाऊंगा इनको, ठीक है ओके। लेकिन अवधेश सर आप वो सारी चीजों को समझाइए, मुझे ये भी बताइए कि ये मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि 1.5% वाले को आप डेप्यूटी सीएम का चेहरा दे देंगे, 17% वाले को आप कुछ घोषित नहीं करेंगे, तो वो नाराज नहीं होगा क्या? फिर बिल फाड़ने का भ्रम दिखाकर आप वोट कैसे ले लीजिएगा? वही देखने को मिला नतीजों में। जो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे थे वो चले गए इस बार। अब डकैत से क्या बात करूंगा? डकैत ठीक है ओके, इसी बात पर जवाब दें। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी जी ने एक ही मुद्दा दिया ही था कि चुनाव आयोग और वोट चोरी। अरे तो कांग्रेस तो सोच रही थी चुनाव आयोग और वोट चोरी पर ही हम सारा चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग से दोनों चीज नहीं जीतेंगे तो बाद में कहेंगे कि भाई वोट चोरी हो गई, तो ये उत्तर क्या देंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उस पर अत्यंत गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक पहलू उन्होंने उठाया है क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 महीना पहले जब पटना के गांधी मैदान में रियासत सरिया का सम्मेलन हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव जी गए थे और उसी में उन्होंने पहले भाषण दिया था कि हमारी सरकार आई तो हम वक्फ को फाड़ के फेंक देंगे, इसको कूड़े दान में फेंक देंगे। और वहां से ये चला था, राहुल गांधी जी का वहां संदेश पढ़ा गया था। तो उस समय से बिहार में एक वातावरण बनना शुरू हुआ था, लेकिन इस चुनाव ने कई मुस्लिम वोटों को लेकर कई मिथक को तोड़ा है।
कांग्रेस तेलंगाना चुनाव के बाद से 2023 से ये मानकर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस समय देश भर के मुस्लिम वोटों का रुझान हमारी ओर है और मिला है। उसके बाद कर्नाटक में भी मिला, इसीलिए उसके साथ अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया, क्योंकि अभी मुस्लिम वोट उनकी ओर जा रहे हैं। अगर उनको साथ नहीं लिया तो हो सकता है मुस्लिम वोट बढ़ जाए और हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करे। इसी आधार पर, इसी कारण उनके गठबंधन जगह जगह हो रहे थे और यही अहंकार था उनके अंदर कि मुस्लिम वोट तो हमको मिल ही रहा है। अच्छा शर्मा जी, जो INDIA गठबंधन की पार्टियां हैं, अगर साथ नहीं रहे शर्मा जी सुनिए, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ऑल पार्टी बिहार के चुनाव में, अरे भाई ये तो चुप ही नहीं होंगे। अच्छा मैं अवधेश सर इसको समझना इस तौर पर भी चाह रहा हूँ, कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि मुस्लिम वोटर्स, मतलब सीमांचल के एरियाज में अगर देखें तो जबरदस्त तरीके से बीजेपी के फेवर में गए या जेडीयू के फेवर में गए वोटर्स, जो मुस्लिम वोटर, मुस्लिम बाहुल इलाके माने जा रहे हैं। तो क्या ये इस बात का इंपैक्ट था कि भाई इन्होंने किसी ऐसे पार्टी को डेप्यूटी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जिसके जीतने के ठिकाने नहीं थे, और 17% वाले मुस्लिमों को इन्होंने कोई पदवी नहीं दी, कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, और फिर उसको बुनाया भी असदुद्दीन ओवैसी ने कि ये सिर्फ दरी बिछवाते हैं। क्या दिक्कत है? अनुराग जी मेरा बात तो सुनेंगे नहीं। सुनिए ना शर्मा जी, फिर आ रहा हूं, एक बार अवधेश जी को बोल लेने दीजिए, मैं आ रहा हूं। इसको और भी व्यापक। अरे भाई के शर्मा जी शांत हो जाओ भाई, ये शांति नहीं होंगे तो सुनेंगे कैसे? देखिए, मुसलमानों ने दूसरी बार कांग्रेस को नकारा है। जब पहली बार उनको नकारा था तो सत्ता से बाहर हुए थे और उसके बाद मुसलमानों का नाम लेकर के वापस आए थे और उसी पर राजनीति कर रहे थे कि भैया हम इसीलिए जो है सच्चर कमीशन बना, फलाना सब कुछ हुआ है। जितना वक्फ कानून को करा किया था, सब कोशिश करके थके थे कि मुसलमान वोट हमारे साथ बना रहे। लेकिन इस बार जो है, और कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोट पूरे था। तेलंगाना, अरे भाई ये तो शांति नहीं होंगे। तेलंगाना चुनाव से मुस्लिम वोट पूरा था, लेकिन बिहार के चुनाव में आप देखेंगे, ठीक है, तो कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार केवल जीते हैं। कांग्रेस के 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार जीते हैं। 18 आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल 3 उम्मीदवार जीते हैं। CPI-ML के उम्मीदवार हार गए हैं। और ये बता रहा है कि मुसलमानों का वोट उस ढंग से वन साइडेड नहीं गया है, और जहां जाने की संभावना थी वहां दूसरी ओर जो दूसरे समुदाय का वोट था वो एक साथ आकर के भी उनके विरुद्ध में वोट किया है। 2 स्थिति हुई है वहां सीमांचल में। तो ओवैसी फैक्टर को कैसे देखते हैं अवधेश सर? मैं तो क्या ओवैसी ने वोट काटे जो आरोप उन पर लगते हैं, उसका फायदा मिला बीजेपी को कि मुसलमान भी समझ गया कि नहीं, विकास की बात करना है तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, ये सिर्फ डराएंगे? नहीं, मैं इससे नहीं, जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो उठाया कि भाई मुसलमान क्या दरी बिछाएंगे, यानी मुसलमानों को आप वोट लेते हैं, आप उनको ब्लैंक चेक मानते हो, उनको आप कहीं नहीं रखते हो, टिकट कम देते हो, ये सारे उन्होंने मुद्दे उठाए कि कोई पार्टी तुम्हारे साथ नहीं है, बीजेपी तो तुम्हारे विरुद्ध है, वो खुल के है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, खड़ा हो। और मुसलमानों ने केवल सीमांचल में थोड़े वोट उसको दिया है। आप दरभंगा ग्रामीण में देखिए ना, आप बलरामपुर में देखिए कितना वोट मिला है, गौराबौरम में वोट मिला है, प्राणपुर में मिला है, कस्बा में मिला है, ठाकुरगंज में मिला है, गया के शेर घाटी में मिला है, अनेक जगह ओवैसी की पार्टी को वोट मिल गया है। बिल्कुल सर। और वहां कांग्रेस और आरजेडी को वोट कम मिले हैं। ये जब आरोप लगाते हैं प्रोफेसर सुबोध मेहता या के शर्मा की भाई वोट को AIMIM वोट कटवा है, ये वो झांकने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और शायद उसका नतीजा ये है कि पूरी तरह से बीजेपी के साथ या फिर बीजेपी के अलायंस के साथ जाते हुए मुस्लिम वोटर्स नजर आए, और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में इसका इंपैक्ट दिखे। शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, धनंजय गिरी जी आऊंगा, रमनीश वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रमनीश वत्स जी, मतलब आपको वोट चाहिए तो आप डरा के ले लोगे, लेकिन जब भागीदारी देने की बात होगी, भाई कितने, मतलब 243 सीटों में से मैं गिन रहा था, महागठबंधन ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिए थे? मतलब वो 30 से ज्यादा, मतलब अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद 30 से ज्यादा नहीं दिए थे, इससे भी कम सीट दिए थे। तो सिर्फ आपको वोट चाहिए डराने के नाम पर, भागीदारी के नाम पर आप कुछ नहीं देंगे। यही देखिए, बात करें, मुझे लगता है अनुराग जी, देश की आजादी के बाद कमोबेश यही देखा जा रहा है कि मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन समझा गया। और कब
बात है तेजस्वी यादव की, या बात करें राहुल गांधी जी की, या ममता दीदी की, अरविंद केजरीवाल के, अलग अलग विपक्ष जो बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार मानते हैं, जो मुसलमानों को अपने आप को कहते हैं मुस्लिम का मतलब है कि कांग्रेस का मतलब है मुस्लिम, जैसा कि रेवंत रेड्डी ने इसके पहले कहा था। लेकिन आपने देखिए बिहार में खास करके उसने नकार दिया। बिहार ने सांप्रदायिक जहर को नकार दिया, विकास को चुना। और जैसा कि वक्फ कानून को फाड़ने की धमकी देने वाले नामदार और उनके जमानत साथियों को बिहार ने सिरे से खारिज कर दिया। मुस्लिम बहुल सीटों की बात किया जाए तो एनडीए ने रिकॉर्ड जीत की है, जनता का विश्वास जगा है, महिलाएं जो निकली हैं। और बात करें 2025 की बात है तो जिन 13 सीटों पर 25 से 40% मुस्लिम वोट थे, वहां एनडीए ने 13 से 12 सीटें लेकर के आई। यह साबित करता है कि मुसलमान भी अब विकास के बयार के साथ जाना चाहता है, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को वोट दे रहे हैं। वक्फ के नाम पे जमीन कब्जे का दौर अब खत्म हो गया है, जनता ने समर्थन दिया है। तमिलनाडु के गांव से लेकर के बात की जाए यदि अनुराग जी, बिहार के शहरों तक अवैध कब्जे को वक्फ घोषित करने वाले राजनीति पर जनता ने मुहर लगाई, ठोकर लगाई है। और बात करें वक्फ मैं एक सवाल प्रोफेसर सुबोध जी आपसे पूछता, फिर धनंजय गिरी जी सर आपके पास आ रहा है। ओके जो पार्टी, ठीक है रमनीश सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा सर। ओके, यू मेड योर पॉइंट, फिर आऊंगा मैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, क्या चलाएगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, यह सवाल पूछा। चलिए ठीक है, हो गया नतीजे, कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन आज मुझे जवाब दीजिए फ्रॉम आरजेडी पर्सपेक्टिव, आज भी मौका मिलेगा तो फाड़ देंगे क्या यही कानून? अनुराग जी, तब जब आपके साथ मुस्लिम भी खड़े नहीं है इस बात पर। अनुराग जी, जिस तरीके से आप ले जा रहे हैं पूरे डिबेट को 85 बनाम 15 कर, और हम लोगों ने 30 सीट दिए और जिन लोगों ने एक सीट भी नहीं दिया, आप उसकी तबेदारी कर रहे हैं। ये नैरेटिव बनाया जहां तक बात रही मुसलमानों को वोटर बनाया था, बात रही, अब सुनिए ना रजनीश जी, हम जवाब हमेशा महरूम रहा। जहां तक बात रही, बात करें कॉमनल वायलेंस में बिहार दूसरे स्थान पर है, कॉमनल वायलेंस घटकर 13 रह जाता है। नित्यानंद राय रमनीश वत्स जी, थोड़ा सा मुझे सवाल पूछने समाज का अभूतपूर्व रमनीश वत्स जी, मैं कम्युनल नहीं ले जा रहा हूँ। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आप चुनाव के वक्त में सिर्फ विकास की बातें करते, कहते हर घर में नौकरी देंगे। भाई हो रहा था सवाल आपसे, लोग कह रहे थे एक जिला मुख्यालय में 4 हेडक्वार्टर खोल देंगे, क्या दिक्कत है? ये तो आप ही के नेता कह रहे थे ना। हमें उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि भाई जब आप कहते हैं कि ये हमारी बपौती वाले वोटर्स हैं, और जब वो आपको नकारते हैं, तो क्या आप ये समझ पाते हैं कि आपने किन गलत मुद्दों को चुना था? मेरा सवाल यह है कि क्या आज भी आप वक्फ कानून को फाड़ने वाली बात पर स्टैंड करते हैं? अरे आप ये देखिए, हमारे पार्टी के सुधाकर सिंह ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा, और सिर्फ वहां बात नहीं है, जो बात खामियां है उस खामियों को उठाकर ही आगे लेकिन मुस्लिम तो खुद आपका साथ नहीं दे रहा ना। आप जिसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, वो खुद आपका साथ नहीं दे रहा है। संविधान क्यों नहीं दे रहा? संविधान के तहत आप जो है खंडी को बीच में ले आते हैं, किसी जो है बी कैटेगरी वाले को जो पीछे से चलाया जा रहा है, आप उसको लाके वोट काटते हैं। सिस्टम में वो एक मिनट सुबोध सर, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है रमनीश वत्स जी, एक मिनट सर। इलेक्शन हार जाने से मुद्दा खत्म नहीं होता, बता दीजिए क्या मुसलमान इलेक्शन हारने से मुद्दा खत्म नहीं होता। अनुराग जी, आप डिप्टी सीएम तो आप घोषित कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान को डिप्टी सीएम का नाम लेते में आपको थोड़ा सा शर्म आती है। लेकिन नहीं दिया, उससे वोट लेने के लिए आप कहते हैं कि मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वोटों को जो वोट लेने की बात करते हैं तो आप हिस्सेदारी की बात नहीं करते। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं बिहार की सम्मानित जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कड़े मुकाबले में अपना अहम फैसला देकर जिस तरीके से बिहार की सम्मानित जनता ने अपना जनादेश दिया, ये काबिल तारीफ है। ठीक है, लेकिन मुसलमान अब आपके बहकावे में नहीं आएगा। अगर आप कानून को फाड़ने की बात करते हैं तो हम लोग आपसे, जो आप संविधान की किताब हाथ में लेके कहते हैं ना, सुबोध मेहता जी, हम संविधान को मानने वाले में चल रहा है सर। ये हमेशा एंटी बीजेपी वाली लाइन के व्यक्ति हैं, और वो कह रहे हैं कि कम से कम हम साथ नहीं देंगे अगर आप इस तरह से वोट मांगेंगे, आप कानून फाड़कर डर दिखाने की कोशिश करेंगे, मुसलमान आपके झांसे में नहीं आ रहा। सुबोध मेहता जी, जवाब दीजिए। देखिए, कानून बनती है पार्लियामेंट में और असेंबली में। कानून का गिरने और गिराने, चुनावी मंच से सुनिए ना भैया, सुन तो लो भैया। कानून बनने और बिगाड़ने का काम पार्लियामेंट में और असेंबली में होता है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून बनाना या कानून को रिपील करना। हम सिंबॉलिक बातें करते हैं जनता में कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को हटा दें। अरे भाई सुबोध जी, आप समझ नहीं रहे, सिंबॉलिक सुबोध जी आप समझ नहीं रहे। मेरा सवाल ये है कि अरे बिहार की जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये संशोधन हमें चाहिए,
आप क्यों फाड़ रहे हैं कानून? क्यों नहीं? अरे भाई इलेक्शन हारने से मुद्दा खत्म हो जाता है क्या? अरे भाई तो जनता के पास सबसे बड़ा जवाब उसका वोट है। वोट के जरिए उन्होंने बता दिया कि हमें कानून फटा हुआ नहीं चाहिए। हार गया कि आप क्यों फाड़ना चाह रहे हैं भाई? 75%। हम इलेक्शन हार गए कि आरक्षण 75% देंगे, तो क्या मुद्दा खत्म हो आप जो रिपीटेशन, ये जो आप रिपीटेशन ऑफ मुद्दे लेकर आ रहे हैं ना सर, जनता नहीं बदलने वाली। आज के समय में प्रोग्रेसिव मुस्लिम और उसको अलग चीजें चाहिए। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी, योर टाइम सर। फिर के शर्मा के पास जा रहा हूँ। के शर्मा जी, इसके बाद धनंजय गिरी जी। इन्होंने अभी तक नहीं सीखा। अनुराग जी, मोदी जी के नेतृत्व में मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़कर अपने मुस्तकबिल को अपने सही मकाम तक ले जाने के लिए अपना मन बना चुका है। अब ऐसे लोग जो उसको डर दिखा करके राजनीति करते आए हैं, जो मुल्क की माटी से उसको अलग करते आए हैं, उनको मुसलमानों का जवाब मिल गया है कि वो किसी की मिल्कियत नहीं है, लेकिन कोई मतपत्र नहीं है, एक सवाल कोई वोट बैंक नहीं है। वाला पूछ लेता हूं आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे इस पर। तो वो भी तो पूछते ना सर कि 243 सीटें थी, मुस्लिम बाउल सीटों में मुस्लिम जनता ने वोट भी दिया, आपने टिकट क्यों नहीं दिया? 5 टिकट दिया। हमने एनडीए ने 5 टिकट दिया, 4 जदयू के सिंबल पर दिया, एलजेपी के सिंबल पर दिया। बीजेपी ने क्यों नहीं दिया सर? बीजेपी भाई हमारे जहां ये हमारा एनडीए चुनाव लड़ रहा था ना, कोई बीजेपी अकेले चुनाव थोड़ी लड़ रही थी, हमारा एनडीए चुनाव लड़ रहा था। और हमारे एनडीए ने 5 सीट दिया। हम लोग जितना जरूरत समझा उतना दिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन, जहां हम नहीं भी जीतते हैं वहां भी हम लेकर के मंत्री बनाते हैं, उनको सुविधा देते हैं, सड़कें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, गरीब किसान सम्मान निधि देते हैं, रोड सड़क बनाते हैं, जो इज्जत घर बनाते हैं, सबको सब बराबर, सबको साथ लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, आने वाली पीढ़ियां उस पर मंत्रणा करेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के लिए कोई खास नहीं है। आप मुल्क के ऊपर मुसलमान, हम यहाँ पर डिफर करते हैं कि नहीं, मुल्क के ऊपर मुसलमान। धनंजय भाई जी, अभी आपने कहा कि एनडीए ने 5 टिकट दिए थे, आपने कहा लेकिन बीजेपी नहीं दिया। लेकिन वहां के जो बिहार के सम्मानित जनता है, उन्होंने तो आपको खुल को वोट दिया था, और मुस्लिम समाज ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आपको वोट देने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी है या जेडीयू, उन्होंने नहीं सिर्फ और सिर्फ एनडीए को वोट दिया, एनडीए के अंदर बीजेपी को भी वोट दिया। अब ये बता दीजिए, जब बीजेपी को खुल के मुसलमानों ने वोट दिया, तो अब आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है बिहार के मुसलमानों को वहां के हिस्सेदारी देने के लिए? जवाब बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इस देश में पहली बार अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति बने, उसकी सबसे बड़ी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी थी। दोबारा उनका रिपीटेशन हो, इस बात की सबसे बड़ी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी थी। मुसलमान अगर अब्दुल कलाम है तो उसको हमारा सलाम, अगर अब्दुल हमीद है तो उस पर हम कुर्बान है, अशफाकुल्ला खान है तो मेरी जान भी न्यौछावर है। मैं इस मुल्क के मुसलमान को मुल्क की माटी से जोड़ रहा हूं, और मोदी के नेतृत्व में मुल्क का मुसलमान मुल्क के मुस्तकबिल से अपने को जोड़ रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं। और इस देश में जो खाई बांटने का, नफरत की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, उनको मुसलमानों के मुल्क के आवाम ने जवाब दिया है। और अनुराग जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं कभी कभी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी के इतने दुर्दिन क्यों हो रहा है। तो पहले तो मुझे राहुल गांधी को सुनकर थोड़ा इंटरटेन होता था, के शर्मा जी को सुनकर मुझे माथा पीट लिया कि कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाहते हो? वो कहना चाहते, सारा मौका आपको दे दिया, उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सीट के आधार पर मांग रहे थे, उस हिसाब से तो उनका नंबर ही नहीं आएगा। 6 सीट, तो 6 सीट वाले को समय कहां से आएगा? के शर्मा जी, मांगने का तरीका भी गलत है। मुद्दा गलत पकड़ ले रहे हैं सर, मुद्दा गलत पकड़ ले रहे हैं। मांगने का तरीका भी गलत है, मांगना भी नहीं आ रहा है कि रात में भी बड़बड़ करते हैं, रात में भी बड़बड़ अपने में क्या, इसी बड़बड़ को जनता ने बड़े सम्मान से ताली बजाती है। इसी सम्मान को, इसी बड़बड़ को जनता ने बढ़ के स्वीकार किया है, और आपके बड़बड़ को बाय बाय किया है। हमारे बड़बड़ को भी जनता ने बढ़ कर स्वीकार किया है, और आपके बड़बड़ को। ओके धनंजय गिरी जी, अच्छा फॉल्स लैंग्वेज नहीं, के शर्मा जी फॉल्स लैंग्वेज नहीं, आप बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, अपनी बात कहिए सर प्लीज। आप मुद्दे गलत पकड़ ले रहे हैं सर, जनता को नहीं चाहिए कानून फटना, कुछ और बात कीजिए ना, कुछ और मुद्दे हैं तो उस पर बात कीजिए। के शर्मा जी मिल गए फिर भी बोलने का चुप ही नहीं होते। अच्छा के शर्मा जी, इट्स योर टाइम सर, अनइंटरप्टेड बोलिए। हाँ, आप सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि आप गलत मुद्दे पकड़ रहे हैं सर, बिहार की जनता क्लियर कर चुकी है, आप डर दिखाकर अब वोट नहीं ले पाएंगे। देखिए ऐसा है, वोट और नतीजा अलग चीज है। विपक्ष में है, हारे हैं, ठीक है, हम उसके बाद हम अपनी जनता के लिए आवाज उठाएंगे,
और हमेशा उठाते रहेंगे। अरे तो गलत आवाज उठाइएगा तो वोटे नहीं मिलेगा ना। आपने वोट, अरे गलत आवाज, अरे मान लीजिए ए और बी की बात हो रही है, आप जेड 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 चिल्ला रहे, जनता कहाँ है वोट दे देगी? अच्छा अनुराग जी बोलने तो दीजिए ना, बोलिए ना, आप बात ऐसी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट आपने लिया, मुसलमानों ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है कि आपने खरीदा है कि फ्री बीज का लालच देके जो केजरीवाल को धनंजय गिरी गाली देते थे, उसी धनंजय गिरी के पार्टी है ना। अरे रमनीश जी कितना बोलते हैं, सारे बीजेपी वाले चुप बोलने नहीं देते किसी को। अच्छा रमनीश जी थोड़ा सा प्लीज बोल लेने दीजिए भाई, मैं नहीं चाहता मेरी डिबेट से कोई भी असंतुष्ट हो। ओके रमनीश जी बोल लेने दीजिए प्लीज, रमनीश जी वेट। ओके के शर्मा जी योर टाइम सर, योर टाइम 30 सेकंड सर। कहना है हाजी नाजिर खान को आपने समझा नहीं, वो अरे यार चुप हो गए नहीं यार, रमनीश जी सुनते नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाजी नाजिर खान का जनता नहीं सुन रही तो ढंग से सुना नहीं, वो कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट था, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि चलो अब हम नमक हराम नहीं है, अब हमारे लिए क्या करोगे? चलो आपने कहा कि पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, रोहिंग्या है, वहां पे क्या आपने SIR को लाया? कितने लोग बाहर गए, कितने लोग अंदर आए? ये तो बस आप अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं, कितना क्या फायदा हुआ। तो हाजी नाजिर खान जी, अब रमनीश जी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अवधेश सर के पास जाना चाहता हूँ नहीं दे रहे हो, कमेंट और कुछ चीजों को मैं बहुत क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। के शर्मा जी अब जरा सुन लीजिए, रमनीश जी मैं आऊंगा, एंड कमेंट आपसे लूंगा। मैं सुनिए, ऐसा है के शर्मा जी, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के बीच में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना जाए। SIR चुनाव आयोग का मुद्दा, चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा दीजिए, आप दे दीजिए सर, ठीक है, आप देश की जनता का काम कीजिए। दूसरा, आप फ्रीबीज, लालच, लोभ, 10 तरीके की बात करें, मैं कल ही पढ़ रहा था और उससे पहले भी कई बार इस मौके को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मनमोहन सिंह ने कैसे 2010 के इलेक्शन से पहले किसान की कर्ज माफी कर दी थी। फ्रीबीज के मुद्दे में माई बहन योजना कौन लेकर आ रहा था? हर मैनिफेस्टो में फ्रीबीज की बात आप भी करते हैं, आप उनके मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, वोट नहीं मिलते तो आप कोसने चले जाते हैं बीजेपी को। ये स्थिति है सर आपकी। अवधेश सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आगे आने वाले चुनावों में ये पार्टियां सबक लेंगी? हालांकि इस डिबेट में तो मुझे वैसा सबक लेते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन क्या ये लोग सबक लेंगे कि अब डराकर वोट नहीं मिलेंगे? भाई मुद्दे की बात कीजिए, जो स्वाभाविक होगा और जो जेन्युइन होगा जनता वो वोट देगी। आप कह दीजिए हर घर में एक सरकारी नौकरी, हश्र क्या होगा वो बिहार की जनता ने बता दिया। रेफरेंडम हो रहा है क्या अनुराग जी? देखिए लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार से मुस्लिम वोट, देखिए बिहार से मुस्लिम मतदाता ने एक टर्न लिया है और इस टर्न को ठीक से समझने की जरूरत है। हल्के फुल्के विश्लेषण, पहला, इस देश में मुस्लिम जनजाति दलितों का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश चल रही थी, वो राहुल गांधी ने भी उसको मजबूती देने की कोशिश की, दूसरे लोगों ने कोशिश की, वो बिहार के लोगों ने नकार दिया है। दलित और जनजाति मैक्सिमम संख्या में भाजपा जदयू के साथ गए हैं। सेकंड, कांग्रेस को जो 2023 से मुस्लिम वोट उसकी ओर आए थे वो अब यहां से खत्म हो चुका है वो दौर। अब कांग्रेस के लिए समस्या पैदा होगी क्योंकि मुस्लिम वोट उसको मिल रहा है, इसके दबाव से जो वो सीटें लेती थी दूसरी पार्टियों से, उसके सामने उसको समस्या होगी। अब उसको विपक्षी दलों का उस प्रकार से गठबंधन में साथ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कांग्रेस लास्ट 10 सेकंड ही बच रहे हैं। रमनीश जी, अनुराग जी, मुस्लिम समाज ने भी कह दिया है कि हम विकास चाहते हैं, दंगे नहीं, हम कानून चाहते हैं, कब्जा नहीं। और देखिए बिहार ने साफ संदेश दिया है ना, जो जाति धर्म पर जहर फैलाएगा वो हारेगा, जो विकास और ईमानदार शासन देगा वो वही जीतेगा। और बात साफ करने चले। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.